हेलो एवरीवन। क्वार्टरली एग्जाम्स आप सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर था उसको एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर था बेसिकली ये टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड था। सेक्शन ए जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और करप्ट ऑप्शन आपको चूज करना था। सेम तरीके से सेक्शन बी जिसमें आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया गया था, उस ब्लैंक स्पेस में एक सूटेबल वर्ड डालना था। सेक्शन सी जिसमें आपको दो कॉलम्स दिए गए थे, दोनों कॉलम्स को एक दूसरे से मैच करना था। सेक्शन डी जिसमें कुछ आपको आंसर्स दिए गए थे और ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे जिसके आपको आंसर्स लिखने थे। एंड लास्ट क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट थे नेचर में, आपको उनको फिगर आउट करना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सो ये टोटल 5 सेक्शन थे। टोटल जो क्वेश्चन पेपर था 50 मार्क्स का था और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स थे वो उसके अगेंस्ट दिए गए हुए थे। जैसे सेक्शन ए में जो ईच मार्क क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के थे, टोटल 5 मार्क्स हो गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव डैश। यानी हिस्ट्री में जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो ये हिस्ट्री में ये पता लगाना होता है कि कोई भी चीज़ें जो थी पास्ट में थी कैसे और कोई भी चीज़ें पास्ट में चेंज कैसे हुई हैं, तो होगा चेंज्ड। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री का स्टडी होता है। सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द फरमान। फरमान क्या होता था? जब भी जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे इंडिया में और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनको क्या चाहिए था, कुछ अलाउंस चाहिए था कि गवर्नमेंट उनका जो मुग़ल जो एम्पायर शासन कर रहे थे उनके दरबार में जाते थे अंग्रेज और चाहते थे कि वो उनको क्या करें, थोड़ी सी आदेश पारित कर दें कि हमको जो है ये चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, जगह से जगह ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते कि नहीं कर सकते, जाके परमिशन लेते थे। तो उसी को उनके भाषा में अरबिक जो भाषा होती थी उस भाषा में बोलते थे फरमान। तो फरमान का मतलब होता था रॉयल ऑर्डर। जैसे औरंगजेब हो गए या फिर मुगल बादशाह शाहजहाँ हो गए, उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी को बोल दिया हम आपको फरमान जारी करते हैं, आप ये काम कर सकते थे। तो फरमान का मतलब रॉयल ऑर्डर से था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द कॉटन सॉइल। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये, कॉटन सॉइल किसको बोलते थे? तो महाराष्ट्र में और ये जो आपका कर्नाटक का नदर्न पोर्शन है, आपको यहाँ पता होगा कि दक्कन प्लेट्यू है पूरा, और दक्कन प्लेट्यू के टूटने से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। इस ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल का निक नेम है कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल के अंदर में कॉटन की बहुत अच्छी प्लांटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर डैश फंडामेंटल राइट्स। आपसे ये पूछ रहे हैं कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं। आपको पता होगा कि टोटल 6 हैं अभी, बट बेसिकली टोटल 7 थे। जो लास्ट प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू राइट टू हैव प्रॉपर्टी, उसको जो है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। तब से टोटल हमारे पास फंडामेंटल राइट्स 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये पॉलिटी से क्वेश्चन था, पॉलिटी एंड सिविक्स बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी इन द मेंशन इन द आर्टिकल। जो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है कौन से भाग में जिक्र है इसका? तो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक इसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं हम लोग, जिसमें आपको एक सूटेबल वर्ड डालना था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इज द मैसिव डैश वर्क। जो ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्ट्री है वो क्या है? मैसिव डैश वर्क। इसमें क्या करेंगे? मैसिव हार्ड वर्क था इनका, मैसिव हार्ड वर्क है, मैसिव इंफॉर्मेटिव बोल सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। इंफॉर्मेटिव भी डाल सकते हैं, हार्ड वर्क डाल सकते हैं। कि जो भी ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्ट्री है जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वर्क टाइप में था ये। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि सब्सिडरी एलियंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सब्सिडरी एलियंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेजली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में डालेंगे लॉर्ड वेलेजली। ये बेसिकली क्या था सब्सिडरी अलियंस में, कि ब्रिटिश आर्मी एक साइड में हो गई, ब्रिटिश आर्मी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और दूसरे इस टाइप में हो गए कि जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स इन सेंस की छोटे छोटे देश रियासतें। तो ये ब्रिटिश आर्मी के लोग उनके पास जाते थे, राजा से बात करते थे, कहते थे कि राजा
आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। आप अगर हमसे दोस्ती करेंगे तो आपके दरबार में हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कुछ सैनिक रहेंगे, और जब भी आपके ऊपर कोई आक्रमण करेंगे, आपसे युद्ध करने आएंगे, तो हमारे सैनिक आपकी जान की रक्षा करेंगे। इसको बोलते थे सब्सिडियरी एलियंस, दोस्ती टाइप में थी एक तरीके से। उसके एवज में क्या होता था कि उन्होंने कहा कि जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स रहेंगे आपके दरबार में, उनका खर्चा पानी आपको देना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस जो है आपको राजा को देनी पड़ती थी, राजा इससे मान जाते थे। तो ये जो सब्सिडरी एलियंस वाली सिस्टम थी, ये लॉर्ड वेलेजली ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, उनके द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एयर इज यूबिक्यूटस रिसोर्स। यूबिक्यूटस का मतलब जो हर जगह फैला हो, रिसोर्स सिंस इट फाउंड। तो हवा जो है उसको यूबिक्यूटस रिसोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ फैला होता है। तो इसका क्या भरेंगे, एवरीवेयर। इसमें क्या भरना था आपको, एवरीवेयर, इट फाउंड एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, डैश एंड डैश इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। लैंड को बांटा गया है दो आधार पे। तो जो ओनरशिप का बेसिस होता है उसके आधार पे दो तरीके में बांट सकते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेकंड को बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट एंड पब्लिक में बांट सकते हैं, या इंडिविजुअल बोल सकते हैं, या फिर पब्लिक बोल सकते हैं। दोनों दोनों चीज़ें भर सकते हैं, नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पब्लिक भी प्रॉपर्टी हो सकती है ओनरशिप के आधार पे। लास्ट क्वेश्चन, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि 1934 में जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड करा था किस बात का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ भरेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे भर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन सी में मैच द फॉलोइंग। सिपाही किसको बोलते थे, सिपाही जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारे इंडिया में सोल्जर्स हुआ करते थे उनको बोलते थे। बट जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स अपने सिपाहियों को सिपॉय बोलते थे, सिपॉय। तो वो जैसे इंग्लिश उनका ट्रेंड था बोलने का, तो हिंदी के जो वर्ड थे उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो सिपाही को सिपाही बोलते थे। टीपू जो सुल्तान है, ये इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था। मैसूर कहाँ है, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में आज एक सिटी हुआ करता है जिसको बोलता है मैसूर। तो इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, क्योंकि ये टीपू सुल्तान जो थे वहाँ पे अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उनको हराया भी था। लास्ट में ये हुआ कि अंग्रेज इनको युद्ध में मार के हरा दिए और ये मारे जा चुके थे। बट इन्होंने जो काम किया उसलिए इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी कब, 1757 में। हिस्ट्री में आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा है आपको। फिर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया गया था। अब पहुंचते हैं सेक्शन नंबर डी के पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाई आर द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिशर्स थे, कोई भी उनको काम करना होता था उसको रिकॉर्ड करते थे, ऐसा क्यों था, इसका पूछ आपसे ये रहे कि क्या इसका महत्व है, आपसे ये पूछ रहे थे क्यों रिकॉर्ड करते थे। इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने थे, तो ऑफिस जाहिर सी बात है आपको कम से कम हाफ पेज में इसका आंसर लिखना था। तो इसको पॉइंट वाइज में आप डिवाइड कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन जब ये करते थे, तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ऐसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे जब भी आंसर इसका फ्रेम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, जब ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए तो उनका ये मानना था कि किसी भी, इंडिया उनके लिए नई जगह थी, तो किसी भी नई जगह पे अच्छे से अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंट्रोल करना है, तो सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों की बारे में जानिए, इनके कल्चर के बारे में, इनके जोग्राफी के बारे में, इनका जो ओल्ड ट्रेडिशन है, रिलीजन्स है, उसके बारे में डिटेल से जानना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड नो अबाउट द जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। तो इसके लिए इसको क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे कि हाँ इंडिया ये जगह है, यहाँ पे इतनी ज़मीन पाई जाती है, इस ज़मीन पे ये फसल उगाई जाती है, ये एरिया इतना, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। फर्स्ट ये रीजन था। सेकेंड ये रीजन था कि जब ये इंडिया में आए थे, तो ये जैसे कि इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो किस ज़मीन पे कितना रेवेन्यू करेंगे, तो क्या करते थे, पहले सर्वे करवाते थे। सर्वे में क्या करवाए कि ये जो ज़मीन है किसके पास कितनी है, ये ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स कितने हैं, सॉइल कैसी है यहाँ की, कौन सा प्लांटेशन यहाँ अच्छे से हो सकता है, कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं, इंडिगो उगा सकते हैं कि पैडी उगा सकते हैं कि व्हीट उगा सकते हैं,
ये सारी चीज़ों को सर्वे में रखते थे। सेकंड थर्ड चीज़ ये कि यहाँ पे बहुत सारे जो है राजा महाराजा रहते थे, तो कौन से राजा महाराजा कौन से नेचर्स के हैं, इनको नोट करवाते थे। फिर से इनकी जो ट्रेडिंग होती थी, जैसे कि इंडिया में आते थे ऐसे ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो क्या करते थे, किसी भी चीज़ की परचेजिंग करते थे, फिर इसको सेल करते थे, उसको नोट डाउन करते थे कॉपी में। तो ये सारे जब ये चले गए तो ये रिकॉर्ड्स इनके पास बच गए थे। फिर से अगर बंगाल में अगर ये रूलिंग कर रहे हैं, या फिर सूरत में थे, या फिर मद्रास में थे, तो वहाँ से कितना टैक्स यानी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको भी ये लिखा करते थे। तो ये जो रिकॉर्ड्स इन्होंने लिखते गए लिखते लिखते गए, जब ये छोड़ के चले गए, इंडिया को छोड़ के चले गए, तो ये रिकॉर्ड्स हमें इंडियन हिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनके लिए भी था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड रखेंगे, तो जब भी हम अपने पार्लियामेंट में रोकेंगे, तो हम वहाँ के जो अदर लोग हैं जो इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि इंडिया देखो कितना धनी देश है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल। अब ये देखिए, इन्होंने तो रिकॉर्ड्स ढेर सारे बनाए, तो चूंकि ये इनके ऑफिस में बनते थे, इसलिए इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की खास बात ये होती थी कि जब भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनते थे, वो जो गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पॉजिटिव साइड को ही रिकॉर्ड्स में दिखाते थे। जैसे कि आज जो है इस बंगाल क्षेत्र से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, 15 लाख मिला। फिर से जो है, अगर ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ युद्ध करी, भूटान के साथ युद्ध करी, अफगानिस्तान पे अटैक किया, मराठाओं के साथ, सिखों के साथ लड़ाई लड़ी, उसमें जीत हो गई। तो ये बेसिकली जो पॉजिटिव थिंग्स होती थी कि जो ब्रिटिशर्स अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की ज़मीन हड़प ली, इंडिया में ही किसी राजा को हरा दिया, तो उसको नोट करते थे। तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, हमेशा ब्रिटिशर्स के बारे में ही बात की है। तो इन्होंने छिपाया क्या, क्या नहीं बताया उन्होंने। फर्स्ट, इंडियंस की कंडीशंस क्या थी, इंडिया में रहने वाले जो पुअर पीपल हैं, उनकी क्या कंडीशंस थी, इंडिया के मार्केट कैसे थे, उस उनकी क्या कंडीशंस थी, उसके बारे में कभी नहीं जिक्र किया। इंडिया में कई जगह अकाल पड़ जाता, फैमिन पड़ जाता था, फेमाइन फेमाइन पड़ गया है कहीं पे, ये पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, महामारी फैल गई, बीमारी फैल गई, उसके बारे में नहीं लिखते थे। जो आम जनता थी इंडिया की, इनकी क्या दिक्कतें हैं, इनकी क्या मांगे, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड से मिसिंग थी। इंडियंस की कंडीशंस, इंडियंस की डिमांड, उनकी सिचुएशंस, हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपको कभी जानने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या था, यहाँ ये जगह है। अभी मैसूर के बारे में पढ़ रहे थे, टीपू सुल्तान के बारे में। तो जो टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, उनके पापा थे, उनका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ 2 बार लड़ाई लड़ी थी, इनको बोलते हैं एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड। तो दोनों लड़ाई में इनके जो टीपू सुल्तान के पापा थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो वो जो है उनसे हार गए हैदर अली, और युद्ध में मारे गए। तो अब उससे गुस्सा होकर के टीपू सुल्तान ने भी प्लान करा कि अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, उनको अपने देश से खदेड़ देंगे, यानी पूरे मैसूर की, अपना इनका जो कैपिटल सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो तो किले में रहते थे, तो इनका एक किला था श्रीरंगपट्टनम में। तो श्रीरंगपट्टनम के फोर्ट को बचाते हुए इन्होंने क्या करा कि 2 बार इन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड लड़ाई ये जीतते जीतते रह गए। फोर्थ लड़ाई में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनको, वो समय था 1799 का। इस टाइम में क्या हुआ कि इस बैटल हुई किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में। तो बैटल हुई थी, इस किले को बचाते हुए टीपू सुल्तान जो है युद्ध के मैदान में मारे गए। तो यही पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि इस बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ। तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में यही हुआ कि टीपू सुल्तान was fighting with the Britishers, and at the end he was defeated and lost his life। वो लड़ते लड़ते क्या हो गए, हार गए और अपनी ज़िंदगी खो बैठे। श्रीरंगपट्टनम और पूरा मैसूर किसके राज्य में मिल गया, अंग्रेजों के राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉज ह्यूज लॉस ऑफ द रेवेन्यू इन द बंगाल। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से जो बंगाल की रेवेन्यू थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हिस्ट्री से क्वेश्चन था अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस मेंशन करना है कि जो बंगाल था, जब यहाँ रेवेन्यू की बात हो रही है, तो पूरी इंडिया में उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर कोई धनी राज्य था तो बंगाल था। बंगाल एक ऐसा प्रोविनेंस था पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा
रेवेन्यू जनरेट वहाँ होती थी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ अगर कहीं ज़मीन थी तो बंगाल में ही थी। अलग अलग तरीके के क्या होते थे, क्रॉप्स उगाए जाते थे, और वहाँ पे जो भी मुगल बादशाह हुए या फिर पाल वंश के डायनेस्टी के जितनी भी डायनेस्टी के राजा महाराजा हुए, रूलर्स आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन किया, उसको उसके इंक्रीमेंटल में, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फार्मर्स की हेल्पिंग की। तो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज होता था। जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बंगाल पे तो कंट्रोल कर लिया। अब बंगाल की जो रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो किस पे होता था, फार्मिंग। फार्मिंग की जो टैक्स लगती थी, तो लगा उसको हिंदी में लगान बोलते थे। तो लगान कौन देता था, किसान देते थे। किसान लगान कहाँ से चुकाएंगे, अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी या उत्पादन ही कम होगा तो कहाँ से लगान चुकाएंगे। तो दिक्कत ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे कि जहाँ पे पैडी उगाने हैं, जहाँ पे गेहूँ उगाना है, चावल उगाना, उसकी जगह पे नील नील की खेती करो, इंडिगो प्लांटेशन करने बोलते थे। अब इसके कारण में क्या हुआ कि खाने वाली जो चीज़ें थी, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसका उत्पादन फार्मर्स करते नहीं थे, ज़बरदस्ती उनसे किसी और चीज़ की खेती करवाते थे। उनसे टी प्लांटेशंस करवाते थे, कॉफ़ी प्लांटेशंस करवाते थे, इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे, यहाँ तक कि टोबैको, तंबाकू जो होता है उसकी खेती करवाते थे। अब टोबैको खा के कोई जिंदा थोड़ी ना रहेगा। तो ये दिक्कत होने लगी कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज बचा नहीं। अब वो लगे लगे भूखमरने का शिकार हो गया, चारों तरफ फेमाइन होने लगी, मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे गए। अब ये सब सारे लोग मारे गए तो अब सिंपल सी बात है, लोग मर रहे हैं, जो चीज़ें उनको प्रोडक्शन करनी हो नहीं रही है तो कहाँ से टैक्स चुकाएंगे गवर्नमेंट को। इसके लिए रेवेन्यू में ढेर सारा लॉस होने लगा। कारण बहुत सारे थे, सबका कंसिक्वेंसेस यही हुआ कि रेवेन्यू में डेफिनेट हुई। एक चीज़ और हुआ, ये पहला पॉइंट था कि फार्मर्स की कंडीशन और फार्मिंग के जो फार्मिंग था, फील्ड था, वहाँ पे क्या चीज़ हो रहा था, उसका उसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंड पॉइंट आप ये इसमें डाल सकते हैं कि जो भी फार्मिंग से यहाँ से होती थी, तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था पूरा का पूरा बंगाल से, वो पूरा का पूरा पैसा जो है ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्री भेज देती थी, इंग्लैंड में अपनी कंट्री भेज देती थी। फिर से इनके जितने भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय थे या फिर इनके जो सोल्जर्स थे, उनको सैलरी और पेंशन दोनों पे करते थे इसी रेवेन्यू से, इंडियन रेवेन्यू से। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इंडिया को, और ऑफ कोर्स बंगाल को भी। ये पॉइंट भी इसमें आप डाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द विंड पावर। बहुत इजी क्वेश्चन था, विंड पावर के ऊपर में आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट डालना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विंड जो एनर्जी होती है, विंड पावर की बात करते हैं तो एक रेन्यूएबल एनर्जी है। रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो हवा चल रही है उसी समय बिजली बनानी है। तो एक रेन्यूएबल एनर्जी हवा का हर जगह मौजूद है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो एक रेन्यूएबल एनर्जी है। और रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को भी आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हो। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके उसके जो उसका वो जो गैसें निकलती है, एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो हमें शॉर्ट नोट लिखना था। ये पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर मेन पॉइंट में देख सकेंगे कि यहाँ पे विंड पावर का फोटो बना दिया कि एक पैनल है, यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, फैन यहाँ से टरबाइन बना दिया। ऐसे लिख सकते हैं कि विंड के पावर में। तो यहाँ से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो विंड पावर से, तो विंड मिले हम लोग लगाते हैं, पवन चक्कियाँ बैठाते हैं, और वो उसका लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए। कहाँ, जहाँ पे भी कोस्टल एरिया होते हैं, जब पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे विंड पावर हम लगा सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं। तो विंड मिल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो विंड मिल है कोस्टल एरिया में लगाते हैं। जब तेज हवाएं चलती है तो विंड पावर के जो पंखे होते हैं वो चलते हैं, चलने से उनके क्या होता है, पीछे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन चलती है। फिर टरबाइन से क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है विंड पावर के बारे में। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते थे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेटेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने किसी चीज़ की इन्वेंशन करी, इन्वेंशन सपोज दैट मैंने ये करी कि जो हवा है ना, हवा से हम क्या कर रहे हैं, हवा, हम हवा में से अगर अपने हैंड्स वेव कर रहे हैं तो हमें हमारी भूख खत्म हो जा रही है। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज हमने कोई इन्वेंशन करी, तो जब हम ये इन्वेंशन करेंगे और इन्वेंशन से कोई भी चीज़ बनाएंगे,
तो वो मेरी खोज है, ठीक है ना? तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी खोज का कोई नकल ना करे दूसरा। तो मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट के पास जाऊँगा और गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि देखिए मैंने ये खोज की है और आप ये काम करिए कि 10 साल तक मुझे लाइसेंस दे दीजिए कि मेरी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई दूसरा ना करेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब होता है कि टू गिविंग अ गिविंग अ राइट टू द ओनर ऑफ अ इन्वेंशन दैट ही कैन मेक अ प्रोडक्शन टू द सेल इन अ मार्केट एट द लार्जर लेवल। मतलब ये कि पेटेंट एक ऐसा राइट होता है जो ओनर को दिया जाता है, जो इन्वेंशन करता है उससे वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5 साल के लिए पेटेंट ले लिया, 10 साल के लिए पेटेंट ले लिया, ठीक है ना? जैसे कि बल्ब खोजा गया था एडिशन के द्वारा, तो बल्ब खोजा गया तो बल्ब बनाने का जो तरीका है एडिशन को पता था, तो उसने अगर पेटेंट करा लिया होगा तो आने वाले 10 सालों के लिए वो बल्ब केवल वही बना पाएंगे, तो बनाएंगे, एडिशन ने बनाया होगा तो वो बेच के मार्केट में जो भी पैसा जन इनकम करेंगे वो किसके पास जाएगा, एडिशन के पास जाएगा। अब 10 साल के बाद कोई भी दूसरी कंपनी या दूसरा व्यक्ति जो है उसी टाइप का एक और बल्ब बना सकता है। तो ये फ़ायदा होता है पेटेंट का, और इसकी मतलब समझिए गए पेटेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेट ऑफ द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एंड व्हाट इज नीडेड टू बी कंजर्व्ड। थ्रेट का मतलब होता है संकट या क्या खतरा है, क्या खतरा है जो हमारे आसपास जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं या फिर जंगली जानवर है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। और ऐसा हम क्या कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। तो सबसे बड़ा खतरा यही है वेजिटेशन को, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स को क्या चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, हमें रेलवे लाइन बनानी, हमें एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, हमें रिजॉर्ट्स बनाने हैं। तो हमें अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करने लगते हैं, पेड़ों को काटने लगते हैं। तो पेड़ों को काटेंगे, ऑक्सीजन तो हमें ही कम मिलेगा, ऑक्सीजन रेनफॉल भी कम होगा, गर्मी ज़्यादा मिलेगी हमें। तो ये वेजिटेशन को इससे क्या नुकसान, हम पेड़ों को काट रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यानी जो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा फैक्टर ये है, डिफॉरेस्टेशन। हमें अपनी नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, जो भी धरती के अंदर मिनरल्स है, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं माइनिंग करके। तो ये वेजिटेशन के लिए क्या है, थ्रेट है, उनके लिए नुकसान है। दूसरा, जो उस जंगल में, फॉरेस्ट के अंदर में जंगली जीव है, इसमें आपका लॉयन भी हो सकता है, लेपर्ड्स भी हो सकता है, जगुआर भी हो सकता है, कंगारू भी हो सकता है। तो जैसे ही हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगे। ऑफ कोर्स उनको छोड़ के वहाँ से भागना पड़ेगा, रोड की तरफ आएंगे। तो ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट बढ़े। वो जानवर जो है, जो जंगल में उनका घर था, जंग उनके उनके जो घर हमने उजाड़ डाले तो वो कहाँ होंगे, मानव बस्ती में एंटर करेंगे, वहाँ जानवरों के ऊपर, जानवर जो है लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, या खेतों की तरफ भागेंगे तो फसलें जो है उनको नुकसान पहुंचेगी। तो हमें यही सब इसमें लिखना था कि ये वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को क्या क्या खतरा है। खतरा यही है कि डिफॉरेस्टेशन करने से, पेड़ों की कटाई करने से, पेड़ों की कटाई करने से उनको क्या होगा, नुकसान हो रहा है, और जानवरों के भी जो घर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसको कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है कि जो जो डिफॉरेस्टेशन कर उसकी जगह पे हमें एफॉरेस्टेशन करें, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो भी अगर हमको वाइल्ड लाइफ, कोई भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव है, अगर हमको कहीं दिख रहा है रोड के किनारे में दौड़ते हुए, तो उसको क्या, अगर कहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए फूड की व्यवस्था करें, या फिर उसको पकड़ करके फिर से जंगल में लाएं। जंगल में जो जानवर होते हैं, जैसे हमें गर्मी लगती है, हमारे घर में पानी है, आरओ है, पानी पी लेते हैं, हम खाना बना खा लेते हैं, जानवरों के लिए ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो जो भी जंगल के अंदर में से थोड़ा सा वेल टाइप में, कुआं टाइप में कुछ गड्ढा खोद दिया, उसमें पाइप डाल के पानी डाल दिया, तो जो भी जंगली जीव है, फिर बर्ड्स हो गई, वो आके पानी पी सकते हैं इतने गर्मी के दिनों में। तो ऐसे ही कंजर्व कर सकते हैं। फिर से बहुत सारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग भी करी इनको बचाने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको, टाइगर रिजर्व्स खोले गए हैं, एलिफेंट रिजर्व्स खोले गए हैं, बायोस्फीयर्स खोले जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स हैं। तो ये वेजिटेशन को बताने के लिए और जानवरों को बचाने के लिए दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जू खोले जाते हैं, चिड़ियाघर, जिसमें अलग अलग जानवरों को उसमें ला करके हम डाल सकते हैं उनको बचाने के लिए। तो ये कंजर्व करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेंशन द टू रीजन वाई द
सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इज इम्पॉर्टेंट। दो कारण आपको बताने थे जिसमें धर्म को सरकार से अलग रखना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन ये ये दे सकते हैं। सपोज़ कि फर्स्ट रीजन में है कि अगर हम रिलीजन और स्टेट को कनेक्ट करते हैं, तो लेट्स से कि किसी समाज में कोई समाज में बहुत ज़्यादा समाज में किसी एक रिलीजन के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और उस वो अगर वो व्यक्ति जो है उस रिलीजियस ग्रुप का व्यक्ति अगर पावर में आ गया, तो वो क्या करेगा, जो माइनॉरिटी ग्रुप होगी उनके लोगों को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये पहला नुकसान है। इसलिए रिलीजन को गवर्नमेंट से क्या करना चाहिए, सेपरेट, स्टेट को सेपरेट रखना चाहिए। दूसरा, कि अगर कोई भी रिलीजियस पीपल गवर्नमेंट में आ गए, वो स्टेट के पावर में आ गए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के लोगों को फ़ायदा देने के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा चीज़ें कर सकते हैं। वो एक अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि कोई हिंदू जो है स्टेट के पावर में आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो क्या करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट्स की जॉब निकल रही हैं या फिर उनके जो लोग हैं उन्हीं को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, उन्हीं को बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये दूसरा नुकसान है, पहला नुकसान ऐसा बोल सकते हैं। ये इसमें आप मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल दिया गया है 23, इसी को बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कि मतलब हो गया कि अगर हमको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराना, पैसे नहीं देना, 18-14 साल से बच्चों के कम उम्र को किसी कोई काम करवाना, खेतों में भेज देना, उनसे कोई काम लेना, या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन वर्क होता है, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना कम उम्र में, ये इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। कि उनकी लिमिटेशन नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी उनसे हम ज़बरदस्ती काम ले रहे हैं, करवा रहे हैं। इसी को बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट। उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, उनको भी रुकना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये गवर्नमेंट जो होती है उसकी पावर को डिफाइन कर देता है। पहला फ़ायदा ये है कि उसकी पावर को डिफाइन कर देगा। दूसरा, जो भी सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे उसको डिफाइन करता है। तीसरा, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कि जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या फिर हम मोनार्की कंट्री हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन कर देता है। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की जाती है। तो इन सभी कारणों से हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो जो गवर्नमेंट होगी उसके जो मन में आएगा वो करेगा, हमें पूछने का कोई राइट होगा ना, हमें जेल में उठा के डाल देंगे पूछेंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लास्ट सेक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था, ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जब भी अगर हम सर्वे करेंगे तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। करेक्ट आंसर, करेक्ट था ये। सेकेंड, पीपल आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। रॉन्ग है। जो ह्यूमंस है, पीपल है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स थोड़े ना है। उनको ह्यूमंस ने थोड़े ना बनाए, तो नेचर है, तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। टाइम इफेक्ट्स द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो टाइम है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे ही मिट्टी के अंदर में ह्यूमस भी इंक्रीज होता है। ये सही था। क्वेश्चन नंबर 4, अनटचेबिलिटी इज ए एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। कह रहे कि इस्लाम धर्म अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो है इस्लाम धर्म की एक बहुत पुरानी प्रथा है। ये गलत है। ये हिंदू धर्म में ऐसा होता था कि छुआछूत, ये नीच जाति के लोग इनसे अब टच में नहीं आएंगे, ऐसी चीज़ें होती थी। लास्ट स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डज नॉट ग्रांट द रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड द कॉलेज। कह रहे हैं ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें कोई राइट नहीं देता है कि जो भी किसी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने मनपसंद का स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन करने से मना करता है। ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप किसी भी धर्म के हों, उस किसी भी धर्म के अपने धर्म को कैसे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, पूरा का पूरा छूट है। कॉन्स्टिट्यूशन में से कॉन्स्टिट्यूशन किसी बात के लिए आपको मना नहीं करता है। सो यहाँ पे आपका टोटल एनालिसिस ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।